के सुदूर छोर पर एक पुराना सा मकान था, मिट्टी से बना, छप्पर से ढका, लेकिन उसमें रहने वाले दिल से अमीर थे। उस घर में एक दंपत्ति रहते थे, श्याम सुंदर प्रसाद और उनकी पत्नी कुसुमलता देवी। उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थे उनके दो बेटे, अर्पित और अमन। वे दोनों ही बहुत होशियार थे, लेकिन हालात हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे। श्याम सुंदर प्रसाद खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। गांव की कुछ बीघा जमीन पर वह कभी बैलों के सहारे हल चलाते, कभी बारिश की बाट जोहते। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई स्थिर आय नहीं थी, पर दो बेटों की आंखों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने देख लिए थे उन्होंने। हमने सपना देखा है बेटा, अब उसे साकार भी करेंगे, कहते हुए उन्होंने अपने एकमात्र पुश्तैनी कुएं वाली जमीन गिरवी रख दी। कुसुमलता देवी चूल्हे पर रोटी बनाते बनाते कांपती, पर बेटों की ट्यूशन की फीस कभी नहीं चूकी। अपनी एक पुरानी सोने की चूड़ी तक बेच दी ताकि अर्पित का फॉर्म भरे जा सके। अर्पित पढ़ाई में अव्वल था, उसका सपना था एक बड़ा अफसर बनना। वहीं अमन को मशीनों का शौक था, वो इंजीनियर बनना चाहता था। हर रोज अर्पित स्कूल के बाद अपने पिता के साथ खेत पर जाता ताकि हल चलाना सीख सके और फिर रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। अमन की तबीयत एक बार गंभीर हो गई जब वह सर्दी की रात में बिना स्वेटर स्कूल चला गया, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही गर्म कपड़ा था और वह उस समय अर्पित पहने हुए था। बेटों के सपनों को उड़ान देने के लिए श्याम सुंदर और कुसुमलता ने अपने सारे शौक छोड़ दिए। त्योहारों पर नए कपड़े नहीं आते थे, लेकिन बेटों की किताबें जरूर आती थी। अर्पित का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ और वह जिला अधिकारी बन गया। अमन को देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ऑफर आया और फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़ी नौकरी। गांव में डोल नगाड़े बजाए गए, लोग कहने लगे श्याम सुंदर के बेटे तो भाग्यशाली निकले, अब तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। बेटे शहर चले गए, माँ बाप की आंखें नम थीं, लेकिन दिल गर्व से भरा था। कुछ ही समय बाद दोनों बेटों की शादी बड़े शहरों की नौकरी पेशा सुंदर लड़कियों से हो गई। अर्पित की पत्नी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर थी, अमन की पत्नी रिया एक बैंक में अधिकारी। शादी के कुछ महीने बाद माता पिता को भी शहर बुला लिया गया ताकि वे साथ रहें। शुरुआत में सब ठीक चला, बहुएं मुस्कुराकर नमस्ते करती, लेकिन धीरे धीरे वह मुस्कान फीकी होती गई। मम्मी जी, ये क्या बना दिया आपने, हमारा डाइट प्लान खराब हो जाएगा। पापा जी, किचन में न जाएं प्लीज, काम वाली है ना। हर दिन एक नई टोका-टाकी, कभी गैस कम जलाया करो, कभी कपड़े अलग से धोया करो, कभी मेहमान मत बुलाया करो। श्याम सुंदर चुपचाप बालकनी में अखबार लेकर बैठ जाते और कुसुमलता कभी पूजा के बहाने अपनी सिसकियां छुपा लेती। एक दिन घर में जोर की आवाज आई, बहुएं आपस में झगड़ रही थीं। मैं क्यों झेलूं सास ससुर को, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे काम में दखल देते हैं, तो क्या मेरे मम्मी पापा बाहर सड़क पर रहें। अर्पित और अमन के बीच तनातनी बढ़ने लगी। एक दिन दोनों ने मिलकर फैसला लिया, मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज देना ही ठीक रहेगा, वहां उनकी देखभाल हो जाएगी। ये सुनकर श्याम सुंदर की आंखों से आंसू निकल आए। जिस दीवार को हमने एंड दर एंड जोड़कर बनाया, वह दीवार ही आज हमें घर से बाहर निकाल रही है। कुसुमलता ने कांपते होंठों से कहा, वृद्धाश्रम नहीं बेटा, हमें गांव भेज दो, वहीं की मिट्टी हमें सुहानी लगती है। दोनों गांव लौट आए, वही पुराना घर, वही टूटी खाट, वही सूनी आंगन, लेकिन इस बार हाथ में था इरादा। उन्होंने अपने खेत फिर से देखे, अब तक बंजर हो चुके थे। चलो कुसुम, एक बार फिर हल उठाते हैं, जैसे तब उठाया था जब हमारे बच्चे छोटे थे। अब हमारे सपनों को फसल देनी है। गांव की गलियों में शाम की हवा ठंडी थी, लेकिन श्याम सुंदर और कुसुमलता के भीतर कुछ उबल रहा था। आत्मसम्मान, घाव और कुछ साबित कर दिखाने का जिद। जिस घर से उन्होंने बरसों पहले बेटे को पढ़ने शहर भेजा था, आज उसी घर की दीवारें जर्जर थी। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, जैसे समय ने उनसे भी सब कुछ छीन लिया हो। कुसुमलता ने खपरेल पर हाथ फेरा और धीमे से बोली, ये घर टूटा है, लेकिन इसका प्यार अब भी सही सलामत है। श्याम सुंदर मुस्कुराए नहीं, बस आंखों में कुछ बूंदें तैर उठी। अगले दिन सुबह श्याम सुंदर पुराने खेत की ओर चले। चप्पलें कीचड़ में धंस रही थी, लेकिन वो चलते रहे। खेत सूखा पड़ा था, लेकिन उनके इरादे सींचे हुए थे। उन्होंने गांव के दो युवकों और शंकर को बुलाया। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन बेरोजगार। श्याम सुंदर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ दिन रात ईमानदारी से खेत में लगोगे, तो जो भी मिलेगा उसका आधा तुम्हारा होगा।
राजू और शंकर ने पहले हंसकर पूछा, बाबूजी, इतनी उम्र में खेती? आराम करिए ना। श्याम सुंदर बोले, आराम की तलाश ने हमें ही तो बर्बाद किया। अब मेहनत ही मेरी दवा है, कड़ी मेहनत की छाप। अगले कुछ महीनों में खेत एक बार फिर जीवन से भरने लगे। नहर से पानी खींचा गया, जमीन को जोता गया। सूरज की धूप में तीनों की पीठें झुलस गई, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। कुसुमलता भी घर में बाजरे की रोटी बनाती और बीच बीच में खेत तक चलकर सबके माथे पर पानी की छींटे देती। गांव के लोग हैरान थे। ये वही बाबूजी हैं जिनके बेटे बड़े अफसर हैं। हाँ, अब वो यहाँ मिट्टी में खजाना खोज रहे हैं और लगता है पा भी लेंगे। पहली फसल, पहली जीत। बरसात के बाद जमीन पर हरियाली फैली। धीरे धीरे खेत में गेहूं, चना, सरसों और कुछ सब्जियां लहलहाने लगी। श्याम सुंदर ने जैविक तरीकों से खेती शुरू की थी। शहर में अब इसकी डिमांड बढ़ रही थी। गांव के पास वाले कस्बे में एक किसान मेले में उन्होंने अपने उत्पाद बेचे। हर पैकेट पर लिखा था, कुसुम खेत, माँ बाप के हाथों से उपजी शुद्धता। लोगों की भीड़ लगी, गुणवत्ता भी थी, कहानी भी। मेले के आयोजक ने कहा, बाबूजी, आप तो ब्रांड बन सकते हैं। शहर में हम आपकी फसल की सीधी डिलीवरी शुरू करते हैं। 3 साल बीत चुके थे। अब वही खेत 4 गुना पैदावार दे रहे थे। राजू और शंकर अब खुद अपने खेतों में आधुनिक तकनीक से खेती कर रहे थे, बाबूजी के बताए तरीकों से। गांव में कुसुम खेत एक मिसाल बन चुका था। श्याम सुंदर के पास अब खुद की एक छोटी ट्रैक्टर, 3 खेत, एक बोरिंग और एक सामान ढोने वाली गाड़ी थी। कुसुमलता ने आंगन में एक छोटा सा गौशाला भी बना लिया था। 3 गायें थी जो अब रोज ताजा दूध देती। इसी बीच एक दिन डाकिया एक चिट्ठी लाया। वो चिट्ठी अर्पित के हाथों से लिखी गई थी। पापा, माफ कीजिएगा, बहुत व्यस्त रहा। आप दोनों का हाल जानने का वक्त नहीं मिला। श्रद्धा को गर्व है और वो चाहती है कि माँ हमारे साथ रहे। हम चाहते हैं कि आप दोनों फिर शहर आ जाएं। श्याम सुंदर चुपचाप चिट्ठी पढ़ते रहे। कुसुमलता ने पूछा, क्या लिखा है? उन्होंने धीमे से कहा, अब उन्हें हमारी जरूरत है। कुसुमलता के होंठों पर एक शांत मुस्कान थी। जब जरूरत होती है तब रिश्ते याद आते हैं, पर अब हम कोई जरूरत नहीं, अब हम पहचान है। अगले महीने गांव में कृषि विभाग की टीम आई। श्याम सुंदर को एक राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला, प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने और गांव में रोजगार देने के लिए। पुरस्कार समारोह में भाषण के लिए बुलाया गया। उन्होंने माइक पर सिर्फ इतना कहा, जिसने कभी अपने बेटों को बनाया वही अब अपने खेतों से गांव बना रहा है। कभी बेटे हमें छोड़ गए थे, अब मिट्टी ने हमें गले से लगा लिया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बेटों की व्यस्त जिंदगी में एक सन्नाटा। शहर की रोशनी, ऊंचे फ्लैट, बड़ी गाड़ियां और चमकदार प्रमोशंस के बीच अर्पित और अमन की जिंदगी आगे बढ़ रही थी। लेकिन भीतर कहीं एक सन्नाटा था। अब मां बनने वाली थी, लेकिन हर बार जब वो डॉक्टर के पास जाती तो बोलती, काश मम्मी जी होती तो सिर पर हाथ रखती, हिम्मत मिलती। वहीं रिया की मां की तबीयत खराब थी। रिया अस्पताल से घर लौटते हुए कई बार कहती, अगर कोई होता जो बिना कहे चाय बना देता, माथा सहला देता, जैसा मम्मी जी करती थी। धीरे धीरे दोनों बहुएं बदलने लगी। अब उन्हें एहसास होने लगा था, जो लोग हमेशा पास थे वही सबसे अनमोल थे। एक दिन एक पैकेट और गांव की खुशबू। एक दिन डाक से एक पैकेट आया। उसमें कुछ ताजा आटा, देसी घी और एक चिट्ठी थी। प्रिय बेटे, ये आटा उसी खेत का है जिसे हमने आपके लिए जोता था। ये घी उसी गाय का है जिसे कुसुम ने अपने हाथों से पाला था। समय और रिश्ते दोनों को संभालना आसान नहीं होता, पर जरूरी होता है। हम अब भी वही है। अगर कभी लौटना चाहो तो हमारा दरवाजा नहीं, दिल खुला है। माँ पापा। ये पढ़कर अर्पित और अमन दोनों देर तक चुप रहे। फिर अर्पित की आंखों से एक बूंद टपकी। अमन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमन ने फुसफुसाकर कहा, वो माँ बाप जो हमारी आंखों में सपने भरते थे, आज उनके लिए हमारी आंखें सूखी कैसे हैं? अगली सुबह दोनों भाई बिना बताए कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में श्रद्धा और रिया भी उनके साथ थी। दोनों के चेहरों पर पछतावे और शर्म का रंग था। हर मोड़ पर अर्पित मां की मुस्कान याद करता और अमन पिता की वह झुकी हुई कमर। गांव पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने देखा पुराना आंगन, तुलसी चौरा और घर की दीवार पर लटकती वह घंटी जिसे मां हर सुबह बजाया करती थी। श्याम सुंदर उस वक्त खेत में हल चला रहे थे। कपड़े की पगड़ी, धूप से जले चेहरे और हाथ में मिट्टी।
कुसुमलता पास में गोबर से कंडे बना रही थी। चारों शहर वाले दौड़ते हुए गए और पैरों पर गिर पड़े। पापा, माफ कर दो। मम्मी, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। श्याम सुंदर ने कुछ नहीं कहा, बस अमन के सिर पर हाथ रख बोले, बेटा, खेत का पानी भी सूख जाए तो बादल उसे फिर से भिगो देते हैं, पर जो धरती ही छोड़ दे वह बीज कहां बोती। कुसुमलता ने धीरे से अर्पित के आंसू पोंछे। हमारा गुस्सा बीत गया बेटा, पर जो वक्त चला गया उसे अब सिर्फ सीख बनाकर रख सकते हैं। गांव में फिर से चूल्हा जला। श्रद्धा और रिया ने खुद हाथ से आंगन बुहारा। श्रद्धा ने खुद तुलसी में जल डाला और रिया ने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाई। गांव की औरतें देखती रहीं। शहर की बहुएं अब मिट्टी में अपने रिश्ते तलाश रही थी। राजू और शंकर आए, बोले, बाबूजी, अब तो शहर के अफसर गांव के बेटे बन गए हैं। श्याम सुंदर हंसे, नहीं बेटा, अब शहर का दिखावा उतर गया है, असली इंसान वापस आया है। एक आखिरी चिट्ठी समाज के नाम। कुछ महीने बाद श्याम सुंदर और कुसुमलता ने गांव में एक बैठक बुलाई। गांव के सभी बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं आए। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, हमने बेटे बनाए, उन्होंने हमें त्यागा। हमने मिट्टी थामी, उसने हमें अपनाया। आज हम अमीर नहीं पर आत्मसम्मानी है। बुजुर्गों को वृद्धाश्रम मत भेजो, उन्हें सम्मान दो, जगह दो और सबसे ज्यादा समय दो। भीड़ में बहुतों की आंखें भर आईं। कुसुम खेत अब एक प्रशिक्षण केंद्र बन गया, जहां युवा खेती सीखते और शहरी लोग मिट्टी से जुड़ने आते। अर्पित अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कुसुम खेत को शहरों तक पहुंचा रहे थे। अमन ने गांव में एक रिसर्च सेंटर बनाया, नई तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए। श्रद्धा और रिया अब गांव की औरतों के लिए स्वरोजगार केंद्र चलाती थी, जिसमें गाय का दूध, आचार, पापड़, अचार बेचने का प्रशिक्षण होता था। श्याम सुंदर और कुसुमलता हर सुबह तुलसी में दीपक जलाते और शाम को आंगन में बैठकर पोते पोतियों को कहानी सुनाते। जिंदगी ने बहुत बार गिराया, पर हर बार उठाया भी, कभी माँ बाप की ममता ने तो कभी गांव की मिट्टी ने। ये थी एक मिडिल क्लास माँ बाप की आत्मसम्मान से भरी, भावनात्मक और सच्चाई से भरी यात्रा। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे सिर्फ पढ़िए मत, समझिए और शेयर कीजिए, क्योंकि किसी के घर में आज भी श्याम सुंदर और कुसुमलता चुपचाप बैठे हैं, इंतजार में।